Hello everyone, myself Rakhi Meti, Assistant Professor in Department of Chemistry, JDB Girls College, कोटा। हमारा टॉपिक चल रहा है बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 यूनिट 1 थर्मोडायनेमिक्स। उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन, किरचॉफ इक्वेशंस। प्रत्येक भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रमों के डेल्टा एच तथा डेल्टा ई के मान ताप के फलन होते हैं, अतः इनके मान ताप पर निर्भर करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा डेल्टा एच तथा डेल्टा ई पर ताप के प्रभाव की गणना की जा सकती है। माना कि ए से बी एक काल्पनिक अभिक्रिया है जिसमें ए एक या अधिक अभिकारकों तथा बी एक या अधिक उत्पादों को व्यक्त करता है। यदि एच ए और एच पी अभिकारक और उत्पाद की एंथैल्पी है तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए। दाब को हमने इससे रखा और ताप के संदर्भ में इसको डिफरेंशिएट किया। डी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच बी अपॉन डेल्टा टी पी माइनस डेल्टा एच ए अपॉन डेल्टा टी पी। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू सी पी या डेल्टा एच बी अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू सी पी बी या डेल्टा एच ए अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू सी पी ए। ये समीकरण रखते हैं हम इसके अंदर, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू सी पी बी माइनस सी पी ए, जहाँ पर सी पी बी और सी पी ए उत्पाद और अभिकारक की ऊष्मा धारिता है इससे दाब पर। डेल ऑफ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू डेल सी पी। डेल्टा सी पी उत्पादों तथा अभिकारकों की ऊष्मा धारिताओं का अंतर है। यह समीकरण किरचॉफ समीकरण कहलाती है। इसी प्रकार का व्यंजक स्थिर आयतन पर होने वाली अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें डेल्टा एच के स्थान पर डेल्टा ई तथा सी पी के स्थान पर सी वी का उपयोग करते हैं। डेल ऑफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी वी इज इक्वल टू डेल सी वी। यह समीकरण किरचॉफ समीकरण का दूसरा रूप है। पहला रूप डेल्टा सी पी वाला था, ये दूसरा रूप है। इस समीकरणों की सहायता से एक ताप पर डेल्टा एच तथा डेल्टा ई के मान ज्ञात हो तो दूसरे ताप पर भी मान ज्ञात किए जा सकते हैं। माना कि दो भिन्न भिन्न तापों T1 और T2 पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन के मान डेल्टा H1 और डेल्टा H2 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेटेड करते हैं इक्वेशन 100 को। डी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा सी पी डी टी, तो इंटीग्रेट करने पे आया डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल सी पी T2 माइनस T1 या डेल H2 इज इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल सी पी T2 माइनस T1। यह माना जाता है कि T1 से T2 ताप के मध्य डेल सी पी का मान स्थिर रहता है। इस प्रकार का व्यंजक स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन के लिए लिखा जा सकता है। डेल्टा E2 इज इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल सी वी T2 माइनस T1। डेल सी वी का मान T2 से T1 के ताप के मध्य स्थिर माना गया है। यदि एक ताप डेल्टा एच तथा डेल्टा ई के मान ज्ञात हो तो अन्य तापों पर भी इनके मान निकाल सकते हैं। विशेष रूप से किसी भी अभिक्रिया की मानक अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया को 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर किया जाना संभव नहीं होता है। अतः उस स्थिति में अभिक्रिया ऊष्मा उस ताप पर माप ली जाती है जिस पर वास्तव में अभिक्रिया हो रही है और फिर उसका मान किरचॉफ समीकरण द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज, विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन। अभिक्रिया के लाक्षणिक गुणों के आधार पर अभिक्रिया एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा को विभिन्न रूपों में माना जाता है, जैसे संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन, दहन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उदासीनीकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अभिक्रियाएं एंथैल्पी ऊष्माएं जैसे वाष्पीकरण एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जल योजन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तनुकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन,
संक्रमण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आदि को भी परिभाषित किया जाता है। संभवन एंथैल्पी या संभवन ऊष्मा, संभवन एंथैल्पी को इस तरीके से बता सकते हैं कि एक मूल पदार्थ का उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन या पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन उस पदार्थ की संभवन एंथैल्पी कहलाती है। इसे डेल्टा FH से व्यक्त करते हैं। यदि अभिकारक और उत्पाद तथा एक वायुमंडल दाब पर लिए जाते हैं तो एंथैल्पी में परिवर्तन मानक संभवन एंथैल्पी या मानक संभवन ऊष्मा कहलाती है। इसे डेल्टा FH0 से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए C ग्रेफाइट प्लस 2Hg इज इक्वल टू CH4G, अर्थात एक मोल गैसीय मीथेन को कार्बन व हाइड्रोजन द्वारा बनाने में 298 केल्विन ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर एंथैल्पी परिवर्तन 74.18 किलो जूल होगा। वे यौगिक जिनकी संभवन ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं तथा जिनकी संभवन ऊष्मा का मान धनात्मक होता है वे ऊष्मा शोषी यौगिक कहलाते हैं। यौगिक एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ कंपाउंड, निश्चित ताप दाब पर प्रत्येक यौगिक की पूर्ण ऊष्मा का एक निश्चित मान होता है, परंतु इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं होता है। पूर्ण ऊष्मा के तुलनात्मक मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक वायुमंडलीय दाब पर तत्वों की पूर्ण ऊष्मा के मान स्वेच्छा से 0 माने गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको दे रखा है कि NH3 की पूर्ण ऊष्मा ज्ञात करनी है, तो इसकी मानक संभवन ऊष्मा है -46 किलो जूल। सबसे पहले NH3 बनता कैसे है वो देखिए, हाफ N2G प्लस 3H2 से NH3 बना, डेल्टा HF आपको -46। तो मानक संभवन ऊष्मा का मान निकालने के लिए डेल्टा FH0 इज इक्वल टू NH3 की पूर्ण ऊष्मा माइनस हाफ N2 की पूर्ण ऊष्मा प्लस 3/2 की पूर्ण ऊष्मा। ठीक है, H2N2 के मान 0 हैं तो डेल्टा FH0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 NH3, तो -0.46.0 किलो जूल, अर्थात यौगिक की पूर्ण ऊष्मा इज इक्वल टू यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा। इस प्रकार निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर अभिक्रिया ऊष्मा की गणना की जाती है। मानक अवस्था में तत्वों की पूर्ण ऊष्मा 0 मानी जाती है। यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा उसकी पूर्ण ऊष्मा के बराबर होती है। दूसरा है दहन की एंथैल्पी या दहन ऊष्मा। दहन की एंथैल्पी या दहन ऊष्मा, इससे पढ़ने से पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित ऊष्मा रासायनिक समीकरणों द्वारा N2O5 की मानक संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए। N2 प्लस O2 से 2NO बन रहा है, डेल्टा H0 है आपका 180। 2NO से प्लस O2 बन रहा है, डेल्टा H0 है 114। 4NO2 प्लस O2 से 2N2O5 बन रहा है, डेल्टा H0 है -102.6। इसको सॉल्व करना है आपको, मानक संभवन ऊष्मा की गणना नहीं है, तो समीकरण को हम ऊष्मा पदों के रूप में लिखते हैं। तो डेल्टा H0 इज इक्वल टू 2H0N25 माइनस 4H0NO2 प्लस H0O2। यौगिक की संभवन ऊष्मा यौगिक की पूर्ण ऊष्मा गतिकी समीकरण से आपने निकाला तो आपकी H0NO का जो आया वो आया प्लस 90 किलो जूल। डेल्टा H0 आप ये वैल्यूज़ रखेंगे तो आपके पास डेल्टा H0NO2 का निकला 33 किलो जूल। तो आपने ये वैल्यूज़ रख के N2O5 की निकाली प्लस 14.7, चूँकि पूर्ण ऊष्मा इज इक्वल टू मानक संभवन ऊष्मा, अतः N2O5 की मानक संभवन ऊष्मा हो गई 14.7 किलो जूल। सेकंड है हमारा दहन की एंथैल्पी या दहन ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन या हीट ऑफ कंबस्टन। किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतया ऑक्सीकृत करने में हुए ऊष्मा परिवर्तन को या एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की दहन एंथैल्पी या दहन ऊष्मा कहते हैं। यदि अभिकारक और उत्पाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक वायुमंडल दाब पर हों तो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन मानक दहन ऊष्मा कहलाता है। एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत कर दिया तो उसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो दहन एंथैल्पी कहलाती है, जलाना आपका। अब यदि अभिकारक और उत्पाद
एक वायुमंडल दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन मानक दहन ऊष्मा कहलाती है। इसे डेल्टा एच सी नॉट बेंजीन की दहन ऊष्मा कहते हैं। C6H5 से O2 CO2 प्लस 3H2। उपरोक्त समीकरण का अर्थ है कि एक मोल द्रव बेंजीन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक वायुमंडल दाब पर पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए 780 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। परिभाषा के अनुसार 780 किलो कैलोरी बेंजीन की मानक दहन ऊष्मा कहलाती है। दहन ऊष्मा का मान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की भौतिक अवस्था, अपरूप आदि पर निर्भर करता है। जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन की दहन ऊष्मा 58.48 किलो कैलोरी है नेगेटिव में, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर -68.3 है। 100 सेंटीग्रेड पर प्राप्त जल गैसीय अवस्था में होता है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल द्रव अवस्था में होता है। H2 की दहन ऊष्मा को हम कैसे निकालेंगे? H2 प्लस हाफ O2 से H2O बना 68.3 पे और H2 प्लस हाफ O2 से H2O बना -58.48 किलो कैलोरी पे। कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट की दहन ऊष्मा के मान भिन्न भिन्न होते हैं। जो हीरा है उसका -94.18 होता है और ग्रेफाइट का 93.73 नेगेटिव में होता है। तो इस तरीके से ये आपकी एंथैल्पी और कन्वेक्शन जो होते हैं वो भी आपके अपरूप के अकॉर्डिंगली अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे।